Objective. The property is said to be held under trust. We are here concerned with trust fund as ways of business combinations. Trust movement organized in USA as a device to compete and avoid depressions and other class trust fund in the USA were the Standard Oil Trust 1879, the Cotton Seed Oil Trust 1884, the Linseed Oil Trust 1885, the Whiskey Trust 1887, and the Sugar Trust 1887. Soon after, these trusts were declared illegal. They were held as antisocial and contrary to the common law. The trusts were replaced holding companies. A trust is a horizontal or vertical. अब तक कुछ समझ आया? थोड़ा थोड़ा. Explain from this side. Yes, you explain what is trust. ट्रस्ट वो होता है जिसमें तीन पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, एक जो ओनर मतलब खरीदता है और वो किसी और को हैंड ओवर कर देता है कि वो किसी और मतलब पर्सन जो जरूरी है उसको हेल्प करे, उसको ट्रस्ट। स्टोरी की तरह सुनिए सब लोग, जो लोग नहीं समझे। Sit. Far someone is from this class? देखिए, ट्रस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए मिस्टर ए, ठीक है, इसका अपना प्रॉपर्टी है, राइट? अब मान लीजिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस, बीमार हो गया, या चलिए आगे हम नहीं कर सकते कुछ, या चलिए अभी फिलहाल एक ही कंडीशन लेते हैं, बीमार हो गए, कैंसर हो गया, हम नहीं जी सकते, ठीक है, कुछ टाइम के बाद मेरी डेथ हो जाएगी। फैमिली में कोई नहीं, बस 10 इयर्स का या छोटा बच्चा है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी को संभालने वाला कौन? तो ट्रस्ट मतलब क्या? अभी तुरंत पढ़े हैं आप। ट्रस्ट में कॉन्फिडेंस, विश्वास किसी पे, तो ये सोचेगा जिस पे वो विश्वास होगा वो जाकर के उससे बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी, इस पे बहुत भरोसा है, जाके बात किया कि चलो मेरा सारा प्रॉपर्टी एसेट जितना है वो तुम अपने हाथ में रखो, लेकिन अपने यूज के लिए क्या नहीं, मेरे बेटे के यूज के लिए। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो फिर उसको हैंड ओवर कर देना। लेकिन क्या हम सिर्फ बातचीत कर लिए, भरोसा हो जाएगा कि ये करेगा, 18 साल जब बेटा का हो जाएगा इसको दे देगा क्या? तो डाउट होगा इसके मन में भी, क्या पता चेंज हो जाए। तो अब इसको रजिस्टर करने के लिए, या मान लीजिए रिटर्न एग्रीमेंट करने के लिए हम ट्रस्ट डीड बना लें। डीड मतलब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न एग्रीमेंट, उसको हम डीड बोलते हैं। अंडरस्टूड? कोई भी एग्रीमेंट अगर रिटर्न है तो वो डीड हो जाता है, समझ आया? तो वो डीड जब रिटर्न फॉर्म में आ गया, वो साइन दोनों मेंबर कर लिए, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब फिर इसके दिमाग में ये तो मेरे पास ही रिटर्न है ना, क्या पता बाद में फिर वो चेंज हो जाए, तो किसी को पता नहीं है, दोनों के बीच का बात है। तो फिर तीसरे लोग को हमको इन्वॉल्व करना होता है, यानी गवर्नमेंट के पास जाकर उसको रजिस्टर कर देना होता है, जो होता है ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, ट्रस्ट एक्ट में इसको हम रजिस्टर्ड करवा देते हैं, यानी अब गवर्नमेंट भी आ गई है, आप दोनों का जो भी डिस्कशन हुआ है वो अब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रजिस्टर्ड है ऑफिस। समझ आया? तो ये ट्रस्ट एक्ट के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर वो आएगा, उस दायरे में आएगा। अब आपका कहना था वो चैरिटी वाला ट्रस्ट है क्या मैम? तो 3 टाइप का ट्रस्ट होता है। जैसे ये बेटा वाला जो हम केस बता रहे हैं आपको, ठीक है, वो हो गया प्राइवेट ट्रस्ट। अंडरस्टूड? चैरिटी का डिस्कशन आया तो ये भी जान लीजिए, ये हो गया प्राइवेट ट्रस्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट, यू आर एबल टू सी और नॉट? ऑनलाइन स्टूडेंट बोर्ड देख पा रहे हैं? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है। वन इज प्राइवेट ट्रस्ट, सेकंड वन इज रीजनल ट्रस्ट भी होता है। ये जो बच्चे को हैंडओवर कर रहे हैं तो ये अपना प्राइवेट पर्पस से, दैट इज प्राइवेट ट्रस्ट। अब रीजनल ट्रस्ट क्या हो गया? अब मान लीजिए ये चीज हमको मंदिर बनवाने के काम में लाना है, ठीक है, अब ये जो ओनर है ये बताएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, फंड कहाँ से आएगा, कैसे वो मंदिर चलेगा, लेकिन सब करना इसको है फॉर द बेनिफिट ऑफ रीजनल पर्पस। तो ये दूसरा ट्रस्ट हो गया
रिलीजनल या रीजनल ट्रस्ट, ठीक है। और एक और ट्रस्ट होता है जो चैरिटी ट्रस्ट आप बोल रहे हैं। तो चैरिटी ट्रस्ट यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर रीजन आ गया ना, रिलीजन आ गया और वो होगा पब्लिक एज अ होल। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल खोल दिए, ठीक है, तो वो कोई भी मेंबर आकर के यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लिए तो कोई भी आकर के एजुकेशन ले सकते हैं, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन लार्ज, ठीक है। तो ये 3 टाइप का ट्रस्ट होता है और ये ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। और 3 मेंबर्स जो आप बोल रहे हैं, एक तो होता है आपका ओनर और दूसरा जो ये होल्ड करेगा उसको हम ट्रस्टी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड मेंबर इज ट्रस्टी और तीसरा होता है आपका जो प्राइवेट पर्सन है, जो प्राइवेट रिलेशन है, ठीक है, या फिर पब्लिक। तीनों केस में अलग अलग है ना थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन वहां ऐसे आएगा। बाकी आपका ओनर जो क्रिएट किया एसेट और दूसरा ट्रस्टी जो होल्ड किया ट्रस्ट और तीसरा जिसके बेनिफिट के लिए है। अंडरस्टूड? ये होता है ट्रस्ट। क्लियर? ट्रस्ट एक्ट 1882। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कार्टेल? Last bench, what is cartel? Online student need to turn on their camera, otherwise you are not going to get attendance. जिसका कैमरा ऑन रहेगा उसी को अटेंडेंस मिलेगा। सिर्फ प्रीति और अच्छा 3 ही बच्चे हैं क्या ऑनलाइन, बाकी सब क्लास में ही है? फाइन। यस, लास्ट बेंच, कार्टेल क्या याद है आप लोगों को? क्या याद है कल लास्ट क्लास में जो पढ़ाई हुआ था उसका कोई टॉपिक कुछ भी नहीं याद है? डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन? फ्रॉम दिस साइड, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फर्स्ट बेंच। Fine. Types of business combination. Next, what is horizontal combination? Take a seat. What is horizontal combination? This side, first bench. नोट्स बनाए हैं? नोट्स बनाए हैं? नोट्स बनाए हैं? कहाँ है? बस वो 2 टॉपिक का बना है। आवाज नहीं, बताइए, एक्सप्लेन करिए। इफ यू वांट आई कैन शेयर द स्क्रीन आल्सो। हॉरिजॉन्टल पूछा ना, ये लीजिए हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। लास्ट बेंच आपको बैठने बोला गया, स्टैंड लाइक दैट। रीड आउट, सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। एटलीस्ट कोशिश करिए आंसर देने का। हर क्लास में ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। हाँ, मंडे से ज्वाइन किया। मंडे का क्लास नहीं समझ में है आपको? आपको 2-3 क्लास से मैं देख रही हूँ, 2-3 क्लास से आ रहे हैं ना आप। बिजनेस कॉम्बिनेशन जब शुरू हुआ था तब तो आप थे। टेक योर सीट, बैठिए, दोनों बैठिए, आप पढ़िए। Such combination in the industrial and trade was brought about through horizontal integration. It will be recalled that horizontal integration, which refers to the combination of plants at the same state of production or at the same plant in trade or commerce. अब समझ में आया क्या? जो इंडस्ट्री अगर कंबाइन करेगा तो सेम
दोनों का प्रोडक्शन होगा वरना सेम रेट होगा। हाँ जैसे कि दैट इज, हाँ जैसे कि इतना एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मिला था, कोई एक एग्जाम्पल लीजिए। एक ना कोक वाला का भी हो जाएगा कि और बॉर्डर पर एयर से 0.1 सेम चीज हो गया। और ओपेक कंट्री, ओपेक कंट्री या सेम प्रोडक्शन करने वाला हम कंबाइन कर लिए, सही है। और वर्टिकल कौन बताएगा? हॉरिजॉन्टल में और कुछ दो टाइप का, ये कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, ये सभी बताया गया था, रिलेटेड एंड रिलेटेड। कॉन्सेंट्रिक में कौन बताएगा? फ्रॉम दैट साइड, लास्ट बेंच, कॉर्नर वन, कॉन्सेंट्रिक, टेक योर सीट। नेक्स्ट, next, next, yes, then I will say that ये तो एग्जाम्पल था समझाने के लिए। दूध का लस्सी बना रहे हैं, वो सारा बाई प्रोडक्ट हुआ ना। तो व्हेन वी मेक बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट विच वी आर प्रोड्यूसिंग बिफोर by the help of any new technology or by changing certain processes, then it is concentrate, conglomerate. Next, you sit down. हाँ? ठीक है, तो वो तो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल कैसे हो? अनरिलेटेड में कैसे? एग्जाम्पल भी बता दीजिए तो चलो, आई फील दैट यू हैव हर्ड माय लेक्चर, यू वर फोकसिंग। कल नहीं आए थे, बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट, आवाज कोई एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट, कॉन्ग्लोमरेट, नेक्स्ट, एग्जाम्पल, वेरी गुड, एग्जैक्टली यही होता है कॉन्ग्लोमरेट, व्हेन वी डाइवर्सिफाई टू समथिंग अनरिलेटेड इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री डाइवर्सिफाइड फ्रॉम टेलीकॉम टू रिटेल, दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है, उसको हम लोग कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। अंडरस्टूड नाउ ऑल्सो? अभी भी समझ में आ रहा है? जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आंसर दे पाएंगे? जो दिए आंसर बस वो बैठेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, यू कौन? आप किधर आंसर दिए? बैठिए, आप बताइए वर्टिकल। नेक्स्ट, क्या चीज? नेक्स्ट, यहाँ बताइए। जो मतलब कोका कोला है वो पानी की मदद से बनता है।
How you will explain that? Next. मैम जो मैन्युफैक्चर सेम चीज करता है हमारा प्रोसेस अलग अलग और थोड़ा आप बैठ सकते हैं. नेक्स्ट. मैम जितने प्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं फाइनल फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने रॉ मटेरियल्स के अलग अलग यूनिट्स के फॉर्म होते हैं वो सारे एक साथ मर्ज होते हैं. उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग वर्टिकल कॉम्बिनेशन. When you merge different stages of production, stage है ना वो सारा. ठीक है, यहाँ हम सेम प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं कंबाइन. ठीक है, यहाँ पे स्टेजेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल. Coca-Cola company, that company creates the other finished product is the Coca-Cola product. For that bottle, for manufacturing that bottle of Coca-Cola, first of all we have to buy out the water, required water for manufacturing that drink. Then after for that glass also we have to go for someone and ask for that glass making product. Then after we just put that in a machine and other techniques. Then after we In vertical also I have told about two types of integration. for example the automobile company like Tata Motors, उनको भी तो parts चाहिए, cars बनाने को कार के parts. But now I am asking two types of vertical integration. Two type of vertical integration. Now two type vertical नहीं है, horizontal. Yes, ma'am. नहीं बताए थे. तो ये है कि अगर अच्छा बैकवर्ड ये है कि अगर वो कोई मतलब दो यूनिट्स मर्ज हो रहे हैं, अगर वो कंबाइन मतलब नियर टू द कस्टमर आ रहे हैं तो वो बैकवर्ड है. और जो अगर आप कस्टमर के नियर जा रहे हैं. जो क्लोजर आ रहे हैं कस्टमर से फॉरवर्ड है और जो पीछे जा रहे हैं उनसे वो Good. और कार्टेल. Take a seat. Next कार्टेल. Yeah, you said. Yes, you. Cartel. You said. Yes, it is correct. Proceed. That comes together for oil producing country, that is OPEC. सही है, but arrange your statement. अब जंबल अप करके बोल रहे हैं. You are correct. You have understood correct, but you have jumbled all the statement. ठीक से अरेंज करके कैसे आप लिखेंगे, कैसे डिलीवर करेंगे, वो बताइए. Cartel is the association of different country or company which comes together for fixing price or production. Okay, that is cartel. या उसको और क्या बोलते हैं? नॉकआउट एग्रीमेंट. ओके, गुड सेट. तो जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कृपया go through all the content. Okay, in next class again I will be targeting you all. Fine. So let's proceed to our next content. Take your seat. अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का शुरू हो रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी. सिलेबस सब लोग देखे हुए हैं? अरे डाउनलोड कर लीजिए. सिलेबस क्यों नहीं देखते हैं आप? है ना, जिसके पास नहीं है डाउनलोड कर लीजिए. सिलेबस देखिए, उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक चैप्टर है. आज हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू करें. ये सेक्शन 2 का पार्ट है. ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सेक्शन 2 का पार्ट है. तो कभी हम सेक्शन 2, ताकि बोरियत ना हो, सेक्शन 1 से हम एक कंटेंट कर लिए, सेक्शन 2 से अभी कंटेंट कर रहे हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग इकोनॉमिक प्लानिंग, कौन सी बॉडी थी जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग का जिम्मा दिया गया? प्लानिंग कमीशन. ये सारा डिस्कशन हो गया. प्लानिंग कमीशन व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? ध्यान सबका यहाँ पे. और बी एक्टिव लिसनर, नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट, बी रेडी फॉर क्वेश्चन. कब हुआ था कमीशन? प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950. प्लानिंग कमीशन स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी. हाँ, 1950 स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है.
ये कोई भी पार्लियामेंट से इसको पास नहीं किया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। लिखते चले जाइए बुलेट पॉइंट बना के। 1950 नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। क्या काम था इसका? काम से पहले इसको भी सुपरवाइज करने के लिए बाद में 1952 में एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो 1952 में आया था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। एनडीसी का काम था सिर्फ प्लानिंग कमीशन को फॉर्मुलेट करना, सॉरी सुपरवाइज करना, अंडरस्टूड। एनडीसी का काम था सिर्फ प्लानिंग कमीशन को सुपरवाइज करना। सुपरवाइज मतलब वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो चीज चेक करना, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? बिल्कुल सही। प्लानिंग कमीशन का जो 5 ईयर प्लान जो बनता है, वो 5 ईयर प्लान कैसे बनेगा, कौन से सेक्टर को हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है, रिसोर्सेज कितना चाहिए होगा, रिसोर्सेज एलोकेट करना, रिसोर्सेज प्रोक्योर करना, वो सारा जिम्मा था आपका प्लानिंग कमीशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या प्लानिंग कमीशन अभी एग्जिस्टेंस में है क्या? वही रिप्लेस कर दिया है अब नीति आयोग। जब आपकी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई आपका 2014 में, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद प्लानिंग कमीशन को स्टॉप कर दिया गया और उसी के जगह पे नीति आयोग को लाया गया, ठीक है। अब जब प्लानिंग कमीशन का भी काम प्लान करना, नीति आयोग का भी काम प्लान करना, तो फिर रिप्लेस क्यों किया गया? इसकी चेंजेस हुआ तभी तो उसको लाया गया, तो क्या चेंजेस हुआ, दैट इज द क्वेश्चन। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपके पीएम ही होंगे प्लानिंग कमीशन, लेकिन था क्या, वहां सेंटर ही प्लान करते थे, स्टेट के सीएम इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। मतलब टॉप डाउन अप्रोच था प्लानिंग कमीशन में। सेंटर डिसाइड कर लिए एंड पास कर दिया गया कि आपको ये सब फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था स्टेट का, अंडरस्टूड। तो सेंटर डिसाइड किए, सेंटर ही डिसीजन पास कर दिया कि ये होना चाहिए, अंडरस्टूड। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी आपका जो नीति आयोग था उसमें क्या हुआ कि आपके स्टेट के सीएम और इन लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया, यानी टॉप डाउन अप्रोच नहीं होकर के अब ये बॉटम अप अप्रोच हो गया। यानी जब भी हम लोग डिसीजन लेंगे तो सबका पार्टिसिपेशन होगा, स्टेट का भी, सेंटर का भी, सबका पार्टिसिपेशन होगा, अंडरस्टूड। दिस वाज द मेजर डिफरेंस। बाकी कब स्टैब्लिश हुआ, जब आपको टेबुलर फॉर्म बनाना होगा तो आप बना सकते हैं दोनों साइड। एक साइड प्लान नोट्स लिखने का तो यही सजेस्ट करूंगी, डिफरेंस जो भी लिखे, जो जब भी लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, राइट। इस तरीके से टेबल बना लीजिएगा, क्या क्या डिफरेंस है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फाइन। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म किया, लेकिन वो सब हम आगे बढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इसमें जैसे 5 ईयर प्लान है ना, प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर के इतने साल तक क्या क्या करेंगे हम लोग, लेकिन उसमें 5 ईयर प्लान करके नहीं था। वहां पे 3 तरीके से प्लान बनाया जाता था, एक एक्शन प्लान, विजन प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लान, ठीक है। वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन अब फिलहाल फोकस करिए इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये भी डिस्कशन आप लोगों के साथ हुआ था कि इकोनॉमिक प्लानिंग आया कहाँ से, सोवियत यूनियन। सो नाउ गो थ्रू दिस पीडीएफ। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? Economic planning is used to describe the long-term plans of the government of India. किस चीज के लिए? तो सबसे पहले समझ में आए इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है गवर्नमेंट का, ओके। फॉर व्हाट पर्पस? टू डेवलप एंड कोऑर्डिनेट द इकोनॉमी विद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग किया गया था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1950 when it was deemed necessary for economic growth and development of the nation। जब ऐसा जरूरत लगा कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग लाया गया। अब क्या है हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान? नंबर 1, दिस कॉन्सेप्ट इज बोरोड फ्रॉम सोवियत यूनियन विच इज नाउ रशिया, ठीक है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू was impressed with the remarkable success
in industrialization achieved by the USSR in their initial 5-year plan. जो USSR यानी सोवियत यूनियन का जो इनिशियल 5 स्टेज प्लान जो था वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो उससे ही इम्प्रेस होकर के ये इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। फंक्शन ये जितना मैं अभी आपसे डिस्कशन की वो सारा फंक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है, यू गो थ्रू दैट, ओके। इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन किसका, मटेरियल का इवैल्यूएशन करना, डिवाइस करना प्लान मतलब वो सही है कि नहीं, जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको या जो डिप्राइव्ड सेक्टर है उसको फोकस किया गया है कि नहीं, कौन से सेक्टर को अभी फोकस करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर को या इंडस्ट्री को या फिर पॉवर्टी को, ठीक है, या फिर हंगर को, किसको फोकस करें हम, ठीक है। ये सारा चीज देखना, तो उस तरीके से प्रायोरिटी ठीक है। तो ये आप गो थ्रू हो जाइएगा, जितना भी डिस्कशन हुआ है वही सारा मेंशन्ड है यहाँ पे। अब आइए यहाँ 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड हिज ऑब्जेक्टिव टू डिसॉल्व प्लानिंग कमीशन। 2014 में ही डिसाइड हो गया था कि प्लानिंग कमीशन को हम डिसॉल्व करेंगे। इट हैज सिंस बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड नीति आयोग। अब नीति का भी फुल फॉर्म है, नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पीडीएफ में भेज दूंगी, जो ऑलरेडी पीडीएफ में, नीड नॉट टू राइट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, थिंक टैंक भी बोलते हैं। थिंक टैंक क्यों, क्योंकि इसका काम था सिर्फ सोचने का, ठीक है। सोचिए कि क्या कमी है, किधर इंप्लीमेंट करना है, कौन से सेक्टर को अपलिफ्ट करना है, फाइन। लेकिन एस्टैब्लिश हुआ 2015 में, ठीक है। नीति आयोग मतलब गवर्नमेंट तो 2014 में आ गई थी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हुआ नीति आयोग का 2015 में। The assured aim for Niti Aayog formation is to promote involvement and participation in the economic policy making process by the state government of India. आगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट इसमें करवाया गया नीति आयोग में। नेक्स्ट, it has adopted a bottom-up approach in the planning, which is the noteworthy contrast to the planning commission tradition to top-down decision making. One of the important directive of Niti Aayog is to bring cooperative competition, federalism. What do you mean by federalism? And to improve center-state relation. फेडरलिज्म का कहने का यहाँ पे मतलब है सेंटर स्टेट के रिलेशन को बेहतर करना, ठीक है। उसी को टर्म दिया गया है इकोनॉमिक फेडरलिज्म कहते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे प्लानिंग कमीशन में हम लोग 5-ईयर प्लान देख रहे थे। यहाँ पे देखिए इसका इंसेंटिव इनिशिएटिव कैसे लिया गया। एक्शन प्लान, जो 3 साल के अंदर जो भी आपको डेवलप कर लेना है उसको एक्शन प्लान का नाम दिया गया, ठीक है। फिर उससे आगे आप प्रोसीड करिए। 7 इयर्स तक का हमको अगर टारगेट लेके चल रहा है कि इसको हम 7 साल में पूरा करेंगे, तो उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लान, और उससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म है तो 15-ईयर प्लान, दैट इज विजन प्लान। अंडरस्टूड स्वप्निल? उसके जगह पे क्या क्या आया? ठीक है, वो समझ में आया, लेकिन 5-ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन में नहीं था, तो उसमें क्या था? अभी तुरंत जो डिस्कशन है वो मैं पूछ रही हूँ। यहाँ पे प्लानिंग कौन कौन सा था, कितने कितने ईयर के लिए था? Your focus was diverting. You're thinking about something else. Yes or no? Please focus. Next, list of 5-year plan, यानी सबसे पहला कि हम लोग 5-year plan बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो नंबर 1, हाई ग्रोथ रेट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडियन लोगों का, हम लोगों का ग्रोथ रेट इंप्रूव करना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी इंश्योर किया गया कि 5-ईयर प्लान में हम ये अचीव कर पाए। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रिलायंट? आत्मनिर्भर हो पाए, दूसरे के पास जाकर के हमको मुझे लैंड वगैरह ना करना पड़े, है ना। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। इंडिया में इनइक्वालिटी पहले भी था, कुछ हद तक रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी है। यस, तो वो पहले इंश्योर किया गया। इस तरीके आप बोल सकते हैं कि हम लोग कंप्लीट तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक इनइक्वालिटी को दूर कर पाए।
लाइक इन जो आपका अनटचेबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब से उसको लाया गया बहुत हद तक उसको इम्प्रूव किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता है आप लोगों के सिलेबस में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सारा डिटेल में हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लागू किया गया था अनटचेबिलिटी को, इवन अगर किसी को प्रैक्टिस करते हुए देखा गया और कोई अगर कंप्लेन कर दिया गया कोई अगर कर दे तो कोई सुनवाई नहीं, सीधा जेल, ठीक है। इतना स्ट्रिक्ट नियम बनाया गया था, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जो हमारा इकोनॉमी जैसे डेवलप होना चाहिए वैसे मॉडर्नाइजेशन का भी प्रोविजन था। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है आपका 5 ईयर प्लान का। और अब जो लिस्ट देख रहे हैं आप, पूरा 1951 से जो शुरू हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, टोटल 12 5 ईयर प्लान चला, उसके बाद नीति आयोग, ठीक है। तो सबसे पहला प्लान में फोकस करिए, क्या मोटिव था? सबसे पहला टारगेट तो यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ टारगेट आप अराउंड 5 के अराउंड था टारगेट, और अचीवमेंट 6 पॉइंट समथिंग, यानी जो टारगेट था उससे भी ज्यादा अचीव किए थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान काफी सक्सेसफुल रहा। किस पे फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज थे, लेकिन सबसे पहला क्या होता है, किसी की जरूरत क्या होती है? हंगर, खाना, ठीक है, खाना चाहिए सबको। तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जो है एग्रीकल्चर रिच कंट्री थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे पहले फोकस किया गया। यहाँ पे इस टेबल पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए इधर, ये ऑब्जेक्टिव है, इधर सबसे लास्ट वाला थर्ड वाला जो सेक्शन है ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये असेसमेंट के साइड, मतलब क्या वो अचीव कर पाई, नहीं कर पाई, क्या प्रॉब्लम है, वो असेसमेंट है यहाँ, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर में देखिए यहाँ, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, rapid agriculture development to achieve food self-sufficiency in the shortest possible time and control of inflation, इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है, मेनली एग्रीकल्चर पे। और इसके अलावा देखिए 5 IITs भी इसी टाइम में डेवलप हुआ, ठीक है। टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव्स मोर और लेस अचीव विद एन एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट इन ऑल इकोनॉमिक सेक्टर। 5 IITs were started as a major technical institution। तो फर्स्ट 5 ईयर में ही आपका 5 IITs बन चुका था। ये चला 51 से 56। अब आ जाइए सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे टारगेट भी लिखा हुआ है, टारगेट है 4.5%, लेकिन अचीवमेंट हुआ 4.27%। तो कुड नॉट इम्प्लीमेंट फुल्ली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। प्रॉब्लम क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज का तो प्रॉब्लम था, प्लस टारगेट हैड टू बी राउंड, येट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट उस टाइम में ये सब बना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, 5 स्टील मिल्स एट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सारा फेमस है। वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही स्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है। और ये मॉडल पे बेस्ड था, चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मॉडल हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस उस वक्त ये थे, मतलब ये दोनों नाम है, नेहरू और महालनोबिस, ये दोनों मॉडल पे बेस्ड था। ये क्या फोकस किया गया था इसमें? फर्स्ट में जैसे एग्रीकल्चर फोकस किया गया था, सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस किया गया था, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस करने का मतलब है डैम, ब्रिजेस, इन सबको डेवलप किया जाए, ठीक है। लेकिन जो गांधी के सपोर्टर जितने भी थे वो इसको थोड़ा मतलब रिफ्यूज कर रहे थे, क्रिटिक्स के अंदर आ गए थे, क्योंकि देखिए डैम, ब्रिजेस वो सब बनाने की वजह से नेचर पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, ठीक है, सड़क काटना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा। लेकिन नेहरू और गांधीयन थॉट दोनों अलग अलग है। नेहरू आपके आप मॉडर्न आर्किटेक्ट थे, ठीक है, तो वो बेसिकली इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे, ठीक है। ये इसी मॉडल पे बेस्ड है, नेहरू महालनोबिस मॉडल। Rapid industrialization with particular emphasis on the development of basic and heavy industries. Industrial policy of 1956 accepted the establishment of a socialistic pattern of society as the goal of economic policy, ठीक है। तो फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकेंड में इंडस्ट्री, मॉडल कौन सा? अब थर्ड 5 ईयर प्लान, सेकेंड तक तो फिर भी चला, ठीक है, चलो, लेकिन सेकेंड 5 ईयर अ कंप्लीट फेलियर,
बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। सबसे पहला तो हमारा 2 वॉर उसी टाइम छिड़ गया था, ठीक है, चाइना वॉर, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों वॉर इसी टाइम में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए टारगेट 5.6% है लेकिन अचीवमेंट 2.84, इतना कम। टारगेट 5.6 और अचीवमेंट 2.84, 61 से 66 तक चला, ठीक है। वॉर तो था ही, प्लस ड्रॉट भी था, सूखा भी उसी टाइम आया था, ठीक है। तो जितना होना चाहिए अचीवमेंट वो नहीं हो पाया। ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट इसलिए क्योंकि यही फेज था जब एक वीट का वैरायटी है PL 480, ठीक है, उस टाइम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, वो USA जा करके ये तरीके से लोन के तौर पे अपने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए वहां जा करके लोन के तौर पे मांगा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रखा गया था सेल्फ रिलायंट, मतलब किसी और से कम जाके मांगना ना पड़े, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव था। और वैरायटी क्या था? PL 480। PL 480 ये वीट का वैरायटी है जो लोन लिया गया था USA से, ठीक है। इसके अलावा फेलियर के बाद ये था आपका प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे मतलब इतना चलने के बाद समझिए एक तरीके से ब्रेक लेना, ठीक है। तो आपका इस टाइम में कोई प्लानिंग नहीं था, 66 से 69 कोई प्लानिंग नहीं, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वाज इम्प्लीमेंटेड, इट इन्वॉल्व द distribution of high yielding varieties of seeds, extensive use of fertilizer, exploitation of irrigation potential and soil conservation measure, ठीक है। क्राइसिस इन एग्रीकल्चर एंड सीरियस फूड शॉर्टेज रिकॉल अटेंशन, क्योंकि हम लोग को जब वहां लैंड करने के लिए दूसरे कंट्री जाना पड़ा तो मतलब ऑब्वियसली इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये चीज यहाँ पे फोकस किया गया कि इस चीज पे हम लोग फोकस करें, एग्रीकल्चर पे, और ये जो शॉर्टेज हुआ है उस पे हम लोग का फोकस जाए, ठीक है। यहाँ तो प्लान हॉलीडे हो गया, हम लोगों को भी थोड़ा हॉलीडे लेना पड़ेगा बिकॉज आवर टाइम इज अप। और प्लान हॉलीडे के बाद यहाँ एनुअल प्लान से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास।